देखिए बीएससी सेकेंड ईयर जो है, बीएससी सेकेंड ईयर में सबसे पहले मैकेनिक्स में आपका पेपर है, उस पेपर से स्टार्ट करेंगे। उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें थ्योरम है, दिखाई दे रहा है, बहुत बार एग्जाम में भी आया, इसको डिस्कस किया जाएगा, अभी आपको लिखना नहीं है। हम इसके पहले दो छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे जिसका यूज आपको इस चैप्टर में करना है, कई जगह करना है, कुछ लोग पहले से पढ़ भी चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे आगे चल के आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, या क्वेश्चंस के बीच में या थ्योरम्स के बीच में जब उनका यूज किया जाए तो आप अनकंफर्टेबल फील ना करें कि हमने ये नहीं पढ़ रखा है, चाहे हम कोई भूल गया है, चाहे हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे। तो इसके में सबसे पहला आप हेडिंग दे दीजिए कपल ऑफ फोर्सेज, कपल ऑफ फोर्सेज एंड मोमेंट ऑफ कपल, हेडिंग दे दीजिए कपल ऑफ फोर्सेज एंड मोमेंट ऑफ कपल। सबसे पहले देखते हैं कपल ऑफ फोर्सेज क्या है। तो देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, कपल में होता है पेयर, पेयर में जोड़ा, और क्या लिखा हुआ फोर्स में, तो आप समझ ही रहे हैं फोर्स। तो देखिए दो फोर्सेज हो, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, इसको एक बार समराइज कर देंगे। पहली बात क्या होनी चाहिए, टू फोर्सेज हो, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वो डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उनका डायरेक्शन कैसा हो, अपोजिट हो, और वो एक्ट कर रहे हो डिफरेंट पॉइंट पर। दो फोर्सेज मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन उसका क्या दूसरे का अपोजिट हो, और वो डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो वो जो सिस्टम का फॉर्मेशन बनाते हैं उसको हम कपल ऑफ फोर्सेस कहते हैं। मतलब क्या होगा, कपल ऑफ फोर्सेस क्या है, तो दो फोर्सेज जिनके मैग्नीट्यूड क्या इक्वल हो, जिनके मैग्नीट्यूड क्या इक्वल हो, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट हो और वो डिफरेंट पॉइंट्स पर वर्क कर रहे हो, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्सेज। डिफरेंट पॉइंट पर इक्वल वर्क करने का मतलब ये हुआ इन दोनों फोर्सेस को लाइन ऑफ एक्शन जो, लाइन ऑफ एक्शन वो डिफरेंट डिफरेंट हो, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उस तरीके के फोर्सेस को हम कपल ऑफ फोर्सेस करते हैं। मतलब क्या होगा, दो फोर्सेस उनके मैग्नीट्यूड इक्वल और वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रहे हो इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों को मिलाने का मतलब ये हुआ, इन दोनों को मिलाने का मतलब ये हुआ कि उनके लाइन ऑफ एक्शन जो हो एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उस सिस्टम को हम कपल ऑफ फोर्सेस करते हैं। इसको हम फिगर बनाकर समझाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन चूंकि डेफिनेशन हमको लिखना था तो मैंने लिख दिया। देखते हैं जैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है ए बी, ये एक रॉड ए बी, ठीक है, इस पर एक फोर्स कम कर वर्क कर रहा है ए पर एफ ऊपर की तरफ, और एक और इस बी पर फोर्स काम कर रहा है एफ किधर की तरफ, नीचे की तरफ। जरा इन दोनों फोर्सेस को देखिए और पूरे सिस्टम को स्टडी कीजिए, तो देखिए दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या है, दो फोर्सेज हैं भाई, दो फोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, देखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। उनके डायरेक्शन बिल्कुल कैसे हैं, अपोजिट हैं, डायरेक्शन देखिए क्या है, उन दोनों फोर्सेस के क्या अपोजिट हैं, और उनका जो लगने वाला फोर्स है इस पॉइंट पर अप्लीकेट, मतलब दोनों फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन है, वो दोनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन भी क्या है, अलग अलग है। तो ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम क्या करते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस करते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस करते हैं। चाहे इसको इन शार्ट आप कह सकते हैं कि टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट या अपोजिट डायरेक्शन हो, और उसके साथ साथ उनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने मतलब क्या हुआ, ये फोर्स इस लाइन के लंग लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, और ये वाला फोर्स इसके लंग लग रहा है, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग हुआ, तो उस सिचुएशन में जो सिस्टम मिलता है उसको कपल फोर्सेस कहते हैं या कपल ऑफ फोर्सेस कहते हैं। बात इसमें बार बार कपल ऑफ फोर्सेस की क्यों आ रही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, लाइन ऑफ एक्शन, या इन दोनों कंबाइंड वो कर लीजिए, डायरेक्शन भी अपोजिट हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि लगने वाला फोर्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हो। क्योंकि क्योंकि देखिए जैसे हम मान ले रहे हैं पॉइंट एक ए है, इस पर एक फोर्स काम कर रहा है ऊपर एफ, और इसी पर एक फोर्स काम कर रहा है नीचे एफ। तो ध्यान से देखिए दो फोर्सेज हो गए, मैग्नीट्यूड भी इनके आपस में इक्वल है, डायरेक्शन भी इनका अपोजिट है, लेकिन ये डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कभी भी कपल ऑफ फोर्सेस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लाइन ऑफ एक्शन है ना, जो इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, जिस लाइन के लाइन दोनों फोर्सेस कम कर रहे हैं वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम है।
और हम कपुल के लिए क्या चाहिए, कपुल ऑफ फोर्सेस के लिए क्या चाहिए, जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो सिस्टम मिलता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड कपुल ऑफ फोर्सेस। उस सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, कपुल ऑफ फोर्सेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि इस कपुल ऑफ फोर्सेस की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट ए पर जो दो फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। और इस पॉइंट ए में कहीं भी किसी प्रकार का किसी भी टाइप का मोशन नहीं होगा। लेकिन इस रॉड ए बी में लगने वाला नेट फोर्स जीरो भले है, लेकिन ये रॉड क्या करेगा, ये रॉड क्या करेगा, रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, मतलब इस सिस्टम के अंदर एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये दोनों फोर्सेस मिलके इस रॉड को रोटेट करना शुरू कर देंगे, इस रॉड को रोटेट करना शुरू कर देंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे। इस डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसा डायरेक्शन हो गया, तो ये आपका हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये दोनों फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट, क्या नाम है कि आपका डायरेक्शन कैसा ऑपोजिट हो, तो इस सिचुएशन में कपल ऑफ क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, फोर्सेज का फॉर्मेशन करते हैं। और इस सिस्टम में इस बॉडी पर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब कि रोटेशन सॉरी स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर कौन सा मोशन प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर कौन सा मोशन प्रोड्यूस होता है, तो उसके अंदर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इन कपल के अंदर इस सिस्टम को रोटेट करने की टेंडेंसी होती है, घुमाने की टेंडेंसी होती है। अभी जो कपल दिखाई दे रहा है उससे क्या दिया हुआ है, वो इस सिस्टम को किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का काम कर रहा है। और यदि यही आपके दो फोर्सेज इसी राड पर लग रहे होते ए और बी पर, लेकिन ये फोर्स नीचे काम कर रहा होता है एफ और ये फोर्स ऊपर काम कर रहा होता है एफ, तो उस सिचुएशन में फिर से इसका रोटेशन होता, बट इसका रोटेशन इधर होता और ये कौन सा डायरेक्शन होता, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत, और क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा के डायरेक्शन में। तो इस तरीके से कपुल ऑफ फोर्सेस के अंदर क्या टेंडेंसी होगी कि वो सिस्टम को किसी डेफिनेट एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का काम करेंगे। तो इस तरीके के सिस्टम को हम कपुल ऑफ फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अब ये मोमेंट ऑफ कपुल क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ कपुल में क्या होगा, ये आप क्या करेंगे कि ये दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है। कितनी क्वांटिटीज का, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है। किसका किसका, उसको समझ लेते हैं। जो कपुल होगा या जो मोमेंट ऑफ कपुल होगा, मोमेंट ऑफ जो कपुल होगा, ये प्रोडक्ट होगा किसका, इसमें से किसी एक फोर्स का, किसी एक फोर्स का, और इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक हम फिगर बना दे रहे हैं आपको। ये आपका रॉड हो गया ए, बी से बना हुआ है, ये फोर्स इधर लग रहा है एफ और ये फोर्स इधर लग रहा है एफ, और मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो जो मोमेंट ऑफ कपुल होगा, इसमें से किसी फोर्स एक एफ को ले लीजिए और इसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपुल कहते हैं। तो समराइजेशन क्या है, समराइजेशन यह है कि कपुल ऑफ फोर्सेस क्या है, दो फोर्सेज हो, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर वर्क कर रहे हो, तो वो कपुल ऑफ फोर्सेस का फॉर्मेशन करते हैं और वो उस बॉडी को, उस सिस्टम को रोटेट करने का प्रयास करते हैं। रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि फोर्स किस तरीके से उस बॉडी पर, उस रिजिड बॉडी पर फोर्स कैसा लग रहा है। और मोमेंट ऑफ कपुल क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ एनी फोर्सेस, किसी एक फोर्स का और उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट इक्वल होता है। इफ I the force applying या force acting on point A and B are F and F respectively, then the moment of couple for this system is given by F into D, where D is the perpendicular distance between these two applied forces at point A and B. तो काम करें, इसका डेफिनेशन जरा एक लाइन लिख लीजिए। तो ठीक है, ठीक है, सिस्टम ऑफ टू फोर्सेज, a system of two forces, जल्दी लिखिए, equal in magnitude
equal in magnitude, comma, opposite in direction, and acting on two different points, forms a couple of forces, and moment of this force is the product of moment of this force में moment of this couple लिख लीजिए. Moment of this couple is the product of either of one force and perpendicular distance between these two given forces. तो मोमेंट ऑफ कपल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. ये हो जाएगा दिस इक्वल्स टू एफ और इनटू हो जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस का वैल्यू. वीडियो को पास कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. एक बात और यूज होता है इसमें, आपका साइन कन्वेंशन यूज होता है. यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को बताने के लिए इतना कुछ बताया गया है. साइन कन्वेंशन यूज करता है. ये मोमेंट ऑफ जो कपुल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये मोमेंट ऑफ कपुल कैसा हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है. एक कन्वेंशन एज्यूम किया गया कि किसी एक केस में मोमेंट को, इस कपुल को हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे और किसी एक केस में मोमेंट को हम क्या करेंगे? नेगेटिव एज्यूम करेंगे. जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ना कि लेंस है, लेंस के लेफ्ट में सारे डिस्टेंसेस को नेगेटिव से मतलब माइनस से, और लेंस के राइट साइड में सारे डिस्टेंसेस को पॉजिटिव से आप कंसीडर करते हैं. उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो कन्वेंशन मान लिया गया कि लेंस के लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस हम उनको नेगेटिव से कंसीडर करेंगे, नेगेटिव लेंगे, और लेंस के राइट साइड में डिस्टेंसेस हम उनको किससे लेंगे? हम पॉजिटिव से लेंगे. ठीक है. तो वैसे ही ये आपका जो मोमेंट ऑफ कपुल है इसका भी डायरेक्शन होता है और इसका डायरेक्शन डिपेंड क्या करता है? इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कपुल ऑफ फोर्सेज हैं इस सिस्टम को दो तरीके से रोटेट करा सकते हैं. हम पहले बता चुके हैं कितने तरीके से? दो तरीके से. फर्स्ट क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. मतलब ये सिस्टम को या तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी चलने की दिशा में रोटेट कराएंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के चलने के विपरीत मोशन कराएंगे. यही दो आपके केसेस होंगे. तो यदि जो कपुल है उसका डायरेक्शन या उसको रोटेट करने का डायरेक्शन यदि आपका हो क्लॉकवाइज है, CW मतलब क्लॉकवाइज है, तो उस सिचुएशन में कपुल को हम लेते हैं नेगेटिव. कपुल को क्या लेते हैं? नेगेटिव. और यदि वो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है तो उस सिचुएशन में हम कपुल को क्या लेते हैं? पॉजिटिव. मतलब जो कपुल है यदि वो किधर टेंडेंसी करता है? वो रोटेट करने टेंडेंसी करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशन में वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए. लिखिए द साइन ऑफ कपुल, will be negative if the couple of forces has tendency to rotate in clockwise direction and
moment of couple will be positive, and moment of couple will be positive if the system of couple of forces has tendency to rotate the system about anti-clockwise, about anti-clockwise, अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम थ्योरम पर चलते हैं। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को पास कर लीजिए और अच्छे से इस थ्योरम को नोट कर जाइए। हम प्रूफ पर आते हैं। थ्योरम में ये लिखा हुआ है, ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक्टिंग ऐड कर लीजिए ज्यादा बेटर है, एक्टिंग एट different points of a rigid body can be reduced to a single force at any arbitrary fusion point and a couple। मतलब ये है कि यदि सिस्टम पर बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, कोप्लेनर फोर्सेस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप्लेनर फोर्सेस मतलब कि सभी फोर्सेस एक प्लेन में लग रहे हैं, मान ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है, इस सब में स्पेशलिटी क्या है, ये सभी फोर्सेस बोर्ड के लग रहे हैं, तो ये सभी फोर्सेस एक प्लेन में लग रहे हैं, तो इसको हम कोप्लेनर फोर्सेस कहेंगे। तो ये F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, एक फोर्स हम ऐसे ले लिया F4, इस प्लेन को छोड़कर बाहर की तरफ है, तो क्या ये सभी फोर्सेस कोप्लेनर कर जाएंगे? नहीं, ये F1 F2 F3 तो कोप्लेनर हैं, लेकिन F1 F2 F3 और F4 सब मिला के जो लाइंस हैं वो आपके फोर्सेस कोप्लेनर नहीं होंगे, वो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो सभी फोर्सेस अभी यहाँ पर कैसे कंसिडर किए गए हैं, वो ये कोप्लेनर कंसिडर किए गए हैं, कोप्लेनर कंसिडर किए गए हैं। इनके अकॉर्डिंग यदि किस सिस्टम पर बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हों, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल फोर्स किसके अबाउट, एट एनी आर्बिट्रेरी फ्यूजन पॉइंट, किसी भी अपने हिसाब से फ्यूजन पॉइंट के अबाउट आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और किसके अलग, उसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, कपल मिलेगा। मतलब बहुत सारे फोर्सेस को आप एक पॉइंट, आर्बिट्रेरी फ्यूजन पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और उस रिड्यूस करने पर आपको एक किस क्या मिल जाएगा, रिड्यूस भी करेंगे और उसके साथ साथ आपको किसका फॉर्मेशन होगा, एक कपल का फॉर्मेशन होगा। इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए, मान ले रहे हैं कि हमारे पास ये दो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, ये आपका एक एक्स डैश है और एक लाइन आपका जो है वो वाई डैश है। ठीक है, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही है, ओ पर, और ये दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और मान लीजिए कि बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेज हैं, अभी लिखना नहीं है, बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेज हैं, F1 F2 F3 अप टू डॉट डॉट Fn, जो उस बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, मान लीजिए A1 पर काम कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये जो आपका F2 है वो A2 पर काम कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ये F3 है, ये किस पर काम कर रहा है, एक पॉइंट A3 पर काम कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, अप टू डॉट डॉट ये काम कर रहा है AN पर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, xn yn। हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया F1 F2 F3 Fn डॉट डॉट कैसे हैं, ये कैसे हैं, तो ये कोप्लेनर फोर्सेज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर उस बॉडी पर A1 A2 A3 AN पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या किया है, हमने क्या किया, एक दो परपेंडिकुलर लाइंस x x डैश y y डैश कंसिडर किया है, जो कहां पर कट कर रहा है, पॉइंट 2 पर कट कर रहा है। तो प्रूफ में लिखिए, लेट लेट OX एंड OI, जल्दी लिखिए, लेट OX एंड OI are the two mutually perpendicular lines, are the two mutually perpendicular lines intersecting at point 2, intersecting at point 2, intersecting at point O। Now consider a system of coplanar forces, a system of coplanar forces F1 F2 F3 up to dot dot Fn, F1 F2 F3 up to dot dot Fn, acting at points, acting at points
A1 ब्रैकेट में x1 y1, A2 ब्रैकेट में x2 y2, A3 ब्रैकेट में x3 y3 अप टू डॉट डॉट AN ब्रैकेट में xn yn ब्रैकेट में xn yn। मतलब कि F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn जो है A1 पर, ये A2 पर और A3 पर, इस तरीके से अप टू डॉट डॉट AN पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो हम काम करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी दो फोर्सेस को दिखा रहे हैं। मान ले रहे हैं यहाँ पर जो है एक हमारा फोर्स काम कर रहा है F1 और एक और यहाँ पर दिखा दिए मन कर। तो यहाँ पर मान ले रहे हैं कि हमारा एक फोर्स कौन सा काम कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, A1 इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 से कंसीडर किया। इसके कोऑर्डिनेट किससे दिखा है, x2 से, A2 से, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका कौन सा है, तो ये A1 है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1। ठीक है, अभी काम करते हैं, इस फोर्स F1 के हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक फोर्स का कंपोनेंट कर लेते हैं, कंपोनेंट में तो समझ रहे होंगे, एक कंपोनेंट कर लेते हैं x एक्सिस के लंग, जिसको x1 से दिखा दे रहे हैं, और एक कंपोनेंट इसका कर लेते हैं हम y एक्सिस के लंग, जिसको हम किससे दिखा दे रहे हैं, y1 से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस F1 के दो कंपोनेंट्स ले लिए, एक x1 और एक कौन सा ले लिया, y1। x1 किसके लंग, अलंग OX, और y1 किसके अलंग OY। इस फोर्स F1 को हमने दो फोर्स से x1 का y1 में क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। तो नीचे लिखे नाउ रिजॉल्विंग, ऐसा लिखे लेट x1 एंड y1, लिखे लेट x1 एंड y1 with the component of forces, with the component of force x1 and y1 with the component of force F1, x1 and y1 with the component of force F1 along OX and OY, along OX and OY respectively, along OX and OY respectively, along OX and OY respectively। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं, लिखा नहीं जाएगा, ऐसे ही हम मान लेते हैं कि इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके लंग x2, और इसके लंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y2। इसके लंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा x2 और इसके लंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, इस O पर, पॉइंट O पर दो फोर्स है, इसी को याद रखना है। माने x1 एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किस पॉइंट पर, O पर। एक फोर्स का पार्ट होगा आपका OX के लंग x1, और एक फोर्स का पार्ट होगा किसके लंग, x2 के लंग, OX डैश के लंग, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, x1 होगी। मान ये x1 फोर्स हमने OX के लंग क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है, और सिमिलरली उतना ही OX1 फोर्स हमने किसके लंग, इस OX डैश के लंग कर दिया है। तो इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इस सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, फोर्स x1 को इंट्रोड्यूस कर लिया OX के लंग, और उसी उतनी ही इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट x1 को इंट्रोड्यूस कर दिया किसके लंग, OX डैश के लंग। तो लिखिए ना, नीचे लिखिए नाउ we introduce force x1, now we introduce a force x1 along OX and along OY, along OX dash, ठीक है। अब आराम से समझते हैं, छोटा छोटा पार्ट करके देखिए। और इस चीज को देख लेते हैं, जो A है ना, इस A का कोऑर्डिनेट, A1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से डॉटेड लाइन से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करें और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी x1 and this distance will be y1. Consider that this point is m and this point is n। क्योंकि A1 का कोऑर्डिनेट x का x1 का y1 है, तो डेफिनेटली ये वाला डिस्टेंस x1 होगा और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, y1 होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जो हम कर रहे हैं, देखिए एक फोर्स है x1 जो किस पर काम कर रहा है, A1 पर, और एक दूसरा फोर्स है x1 जो काम कर रहा है OX डैश के अलावा। एक फोर्स x1 एट A1 और एक फोर्स x1 एट along OX डैश। ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो ये फोर्स हो गया आपका x1 इधर काम कर रहा है,
और एक फोर्स कहीं इधर काम कर रहा है x1। ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इनके मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, इनके डायरेक्शन अपोजिट हैं, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मिलकर एक कपल का फॉर्मेशन कर देंगे। किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कपल का फॉर्मेशन कर देंगे। और उस कपल का मोमेंट कितना होगा, उस कपल का मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे भैया इसमें से किसी एक फोर्स को ले लो, तो कहेगा उसका एक फोर्स x1 ले लो, और इसके बीच का डिस्टेंस ले लो। तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डॉटेड लाइन ड्रा कर दीजिए। डॉटेड लाइन ड्रा कर दिए तो देखेंगे इन दोनों फोर्सेस का बीच का डिस्टेंस वो किसके इक्वल आ रहा है, y1 के। तो मोमेंट मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा x1 इंटू y1। मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, x1 इंटू y1। तो इस मोमेंट ऑफ कपल की वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, तो x1 इंटू y1 के इक्वल। और ये कपल इस पूरे सिस्टम को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन। देखिए इसको किस तरीके से, ये घड़ी की डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसके मोमेंट पे हम क्या लगा देंगे, माइनस। अभी थोड़े पहले बताए थे कि मोमेंट यदि नेगेटिव होता है, जब रोटेशन कैसा होता है, क्लॉकवाइज, और मोमेंट पॉजिटिव होता है, जब रोटेशन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम अगले लाइन में क्या करने वाले हैं, एक फोर्स x1 a1 पर काम कर रहा है, और एक फोर्स x1 OX टेस्ट के लाइन, ये दोनों मिलकर एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे, और उस कपल का जो मोमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, तो -x1 इंटू y1 के इक्वल होगा। तो ये और ये तो नीचे लिखे। नाउ फोर्स x1 एट a1 and force x1 along OX dash forms a couple whose couple of moment is given by whose couple of moment या moment of couple, sorry, whose moment of couple whose moment of couple is given by कितना हो गया, -x1 इंटू y1 लिख लीजिएगा, और ब्रैकेट में लिख लेंगे याद करने के लिए कि किस डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज। एग्जाम में नहीं लिखना, अपने याद करने के लिए लिखना है। तो हुआ क्या क्या हुआ, ध्यान से देखिए, 3x1 थे, उसमें से ये x1 का भी काम खत्म और इस x1 का भी काम खत्म, केवल हमारे पास अब एक ही x1 बचा है, किस एक्सिस के लाइन, OX के लाइन, क्योंकि ये दोनों मिलकर इसका फॉर्मेशन कर दिए, कपल का फॉर्मेशन कर दिए। जैसे हमने x1 को इंट्रोड्यूस किया है, वैसे ही हम दो y1 को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक इंट्रोडक्शन हमारा y1 का हो जाएगा इस OI के लाइन, और एक इंट्रोडक्शन हमारा y1 का हो जाएगा इस OY डैश के लाइन। जिस तरीके से हमने इस x1 को O पर इंट्रोड्यूस किया है, वैसे ही हमने y1 को भी O पर इंट्रोड्यूस कर दिया, एक OY के लाइन और एक OY1 के लाइन। ठीक है, नीचे लिखे, अगेन इंट्रोड्यूस फोर्स y1 along OI and OI dash, along OI and OI dash। ठीक है, अब आराम से लिखते हैं, फिर वही काम, ये फोर्स एक y1 इधर काम कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये फोर्स y1 काम कर रहा है नीचे की तरफ। तो ये रहा आपका y1 ऊपर, तो ध्यान समझिएगा, ये रहा आपका y1 ऊपर, और ये रहा आपका एक y1 नीचे। ठीक है, तो दोनों फोर्सेज फिर से किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कपल का फॉर्मेशन कर देंगे, और उस कपल का जो मोमेंट होगा वो कितना होगा, तो किसी एक फोर्स को ले लिए y1, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होगा, और ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा x1 के। किसके इक्वल होगा, x1 के। तो y1 इंटू क्या हो जाएगा, x1, ये इसका मोमेंट हो जाएगा, और ये सिस्टम को किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिस्टम को एक फोर्स ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसका मोमेंट हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो नीचे लिखे, सिमिलरली फोर्स y1 एट a1, सिमिलरली फोर्स y1 एट a1 and force y1 along OI dash and force y1 along OI dash forms a couple
forms a couple whose moment is given by कितना हो जाएगा? तो y1 इंटू x1 पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों मिलकर उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने का काम करेंगे। तो ये दोनों फोर्स भी खत्म हो गए, हमारे पास केवल एक फोर्स कौन सा बचा? y1 बचा, और एक और फोर्स हमारे पास कौन सा बचा है? x1। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फोर्स F1 है ना, ये इक्विवेलेंट हो गया किसके? तो दो फोर्सेस के, कौन कौन से? x1 और y1 के, और एक मोमेंट के, जो मोमेंट की टोटल मोमेंट, भाई ये x1 के उससे प्रोड्यूस हुआ था, ये x1 के उससे प्रोड्यूस हुआ था, और ये y1 के उससे प्रोड्यूस हुआ था। टोटल मोमेंट कितना होगा? तो टोटल मोमेंट होगा y1 x1 और माइनस होगा x1 y1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स F1 है ना, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? तो दो फोर्सेज, एक फोर्स x1 along OX और एक फोर्स y1 along Y, और उसके साथ साथ एक मोमेंट जिसकी वैल्यू क्या होगी? y1 x1 माइनस x1 y1। तो ये सिंगल फोर्स जो F1 है, वो कुल मिला के हमारे पास तीन चीजें देगा। क्या देगा? एक तो इसके अलॉन्ग फोर्स देगा x1, दूसरा इसके अलॉन्ग फोर्स देगा y1, इसके अलॉन्ग फोर्स देगा y1, और एक कपल जिसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू क्या है? y1 x1 माइनस x1 y1, जिसकी वैल्यू क्या है? y1 x1 माइनस x1 y1। तो नीचे लिखिए, हेंस द फोर्स F1 इज इक्विवेलेंट टू, हेंस फोर्स F1 इज इक्विवेलेंट टू, force F1 is equivalent to two forces x1 and y1, capital X1 and capital Y1, along OX and OY respectively, and a couple of moment y1 x1 माइनस x1 y1, जोड़ दिया हमने इसको, ये हो जाएगा y1 x1 माइनस x1 y1। तो ये F1 इक्विवेलेंट था इन दो फोर्सेस के और इस मोमेंट के। ऐसे ही F2 क्या होगा? F2 दो फोर्सेस के, एक फोर्स इसका कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा x2, और एक फोर्स इधर कौन सा आ जाएगा? y2। मतलब जो F2 होगा वो फिर से दो फोर्सेस x2 और y2 के इक्विवेलेंट